ओके, सो ये है हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, सो इससे पहले दो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो बेसिकली हमने फिलहाल दो तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था। एक है कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जहाँ पर दो चीज़ें कंबाइंड हो जाए, और जब दो चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं तो हीट रिलीज होता है, और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दो एलिमेंट कंबाइंड जब हो जाती हैं तो वहाँ पर हीट रिलीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक सिंगल चीज़ है और वह अलग अलग हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, यानी सराउंडिंग में क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है। तो ये दो तरह के रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे किया, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बोलता हूं कि देखिए, जब भी दो एलिमेंट होंगे, मान लीजिए ये दो एलिमेंट है, ये आपस में रिएक्शन किए हैं, ए और बी दो एलिमेंट है, आपस में बॉन्ड बनाए हैं। ओके, जब ये किसी तीसरी चीज से, सपोज दैट किसी सी के साथ इनको मैं मिलाता हूं, तो ये रिएक्शन कर जाते हैं आपस में, और रिएक्शन करके बनाते क्या है, जरा देखिएगा। ए ने जो है सी का साथ पकड़ लिया, यानी कि यहां पर ए और सी, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, प्लस बी। सो अगर आप इस चीज को बड़े गौर से देखेंगे, अगर आप इसको, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब यहां पर मैंने कोई रियल एलिमेंट नहीं ले रखा है, मैंने बस एक हाइपोथेटिकली एलिमेंट्स को बनाया कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ये आपस में बंधे हुए, पहले से ही बंधे हुए हैं। ओके, सो कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड है, बेसिकली ए बी क्या है, एक कंपाउंड है। सो ए बी एक कंपाउंड है जिसने सी एलिमेंट से रिएक्शन किया, तो फाइनली ये रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया, ए बी का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया, और यहां से जो बी है वो यहां से बी उठ के यहां चला गया। ये देखिए, ये जो बी है यहां से उठ के यहां चला आया, और सी यहां पर था तो सी यहां से उठ के यहां चला आया। मैं इसको सीधे सीधे बोल सकता हूं कि दोनों ने अपनी जगह को डिस्प्लेस किया है, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी सिंपल। ओके, अब चलिए बुक्स के थ्रू समझते हैं, प्रैक्टिकली कुछ कर लेते हैं। सो बोला गया है कि टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग बाय विथ सैंड पेपर। पहले तो आप आयरन नेल लीजिए, और आयरन नेल को करना क्या है, सैंड पेपर से थोड़ा रब कर लीजिए। क्यों रब कर लीजिए, क्योंकि आयरन में क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर या फिर पानी के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर लेता है, और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि ऊपरी सरफेस आयरन का नहीं हो पाता है फिर, है ना। तो पहले उसको रब करके सैंड पेपर से हटा लेते हैं, और ऊपरी सरफेस कैसा हो जाए, फिर से आयरन का ही हो जाए। तो आयरन नेल के साथ हम ऐसा करते हैं, आयरन नेल को लिया, रब कर दिया, फिर से आयरन नेल ही हो गया ओरिजिनल। फिर बोला जा रहा है, तो ये काम तो हमने कर दिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। ओके, ठीक है, चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं, इधर ही में ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ए। दूसरा मैं ले लेता हूं टेस्ट ट्यूब, एंड दिस इज व्हाट बी। मैंने दो टेस्ट ट्यूब ले लिया। ओके, चलिए ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, टाई विथ आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में मैंने कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया। ठीक है, चलिए ये हमारा कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट इज व्हाट, CuSO4। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट CuSO4।
SO4, दिस इज व्हाट कॉपर सल्फेट। तो हमने इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। कीप वन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, तो एक में हमने क्या किया, कॉपर नेल हमने इसमें डाल दिया। ठीक है सर, इसमें कॉपर का नेल भी डाल सॉरी आयरन का नेल भी इसमें डाल देते हैं। आयरन नेल इज समथिंग लाइक, चलिए इसको ले लेते हैं, ये आयरन नेल, ये आयरन नेल हमने इसमें डाल दिया। ठीक, ये पूरा हमने कर लिया। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि भाई 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आप क्या करिए, इस नेल को बाहर निकालिए। ओके, चलिए 20 मिनट के बाद हमने बाहर निकाल लिया। तो मैं चाहता हूं कि वो इक्वेशन को मैं लिख दूं। तो मैंने क्या किया भाई, आयरन का नेल लिया यानी कि Fe प्लस कॉपर सल्फेट Cu, ओके, CuSO4, ये क्या बनाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर बोला था कि दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, यहां पर देखिए दो नहीं बल्कि तीन एलिमेंट मिलकर कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ठीक है, यही चीज यहां आके क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। जैसे ही मैंने इसको सी के साथ रिएक्शन कराया है, ये डिस्प्लेस हो गया है। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं कि सर ये वाला जो हमारा है, ये आयरन Fe, ये आ जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर यहां से हट जाएगा। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं सर, FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा एक रिएक्शन बन गया। यानी आप देख सकते हैं कि किसने किसको डिस्प्लेस किया। बेसिकली ये जो Fe था, ये जो Fe था यहां पर था और ये जो कॉपर था ये इसकी जगह पर था। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें क्या मिलेगा जब मैं 20 मिनट के बाद, 20 मिनट इज एनफ फॉर दिस रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट मैंने डाला, उसमें आयरन नेल डाल दिया, ये हमारा Fe है, दिस इज व्हाट आवर Fe। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने Fe डाला तो मेरा आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग होने लगा। यानी जो लिक्विड के अंदर कॉपर था, राइट, यही कह रहा ना कि कॉपर सल्फेट, टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से आयरन नेल को जरा बाहर निकालिए। बाहर निकाल लिया हमने। तो अब मुझे बताओ कि मेरा आयरन नेल ये था, ये, ठीक है, ये क्या हो गया आयरन सल्फेट के साथ, मतलब ये आयरन था, ये कॉपर सल्फेट था, तो मेरा आयरन नेल के ऊपर एक लेयर जम जाएगा। ठीक है, और जो ये मेरा कॉपर सल्फेट है बेसिकली ये धीरे धीरे आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो फिर से आगे पढ़ते हैं हम लोग। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अच्छा, टेस्ट ट्यूब ए को एज इट इज छोड़ देना था, इसको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, इसमें कोई नेल वेल नहीं डालना था। तो ये तो अभी भी CuSO4 है, ये तो अभी भी कॉपर सल्फेट ही है, CuSO4, एंड दिस इज व्हाट, इसमें हमने कोई नेल नहीं डाला तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। कॉपर सल्फेट बेसिकली ब्लू कलर का होता है, सी दिस, ये ब्लू कलर का है, तो इसमें तो कोई कलर में चेंजिंग नहीं आएगा, बट इसमें चेंजिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं रहेगा, बल्कि किस चीज का हो गया है, ये हो गया हमारा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, तो यही बोला कंपेयर। चलो कंपेयर कर लेते। कंपेयर क्या करना है, यही होगा हमारा कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो बिल्कुल ब्लू कलर का था ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अब इसमें आयरन सल्फेट भी आ गया है। बहुत देर तक छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा आयरन सल्फेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये कंपेयर भी हमने कर लिया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। अच्छा, फिर क्या करना है कि इस आयरन नेल को भी कंपेयर करना है। एक जो है आयरन नेल हमने इधर केप्ट असाइड, इधर इसको हमने छेड़ा ही नहीं था, एक आयरन नेल को तो हमने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, अब ये दोनों, इसको हमने बाहर निकाला, ये वाले को हमने बाहर निकाला, बाहर हमने निकाला तो ये हमने क्या इसमें चेंजिंग देखा, देख लेते हैं। ये तो हमारा आयरन एज इट इज है, ये आयरन है और इसके ऊपर कॉपर का एक परत चढ़ जाएगा, ये, यानी इस आयरन के ऊपर कॉपर का एक लेयर चढ़ जाएगा। ठीक है ना,
सो ये डिफरेंस हमें कलर में देखने को मिलेगा। चलिए, सो ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विथ वन केप्ट असाइड। भाई दोनों में जरा कंपेयर करिए और देखिए क्या हो रहा है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपका आयरन नेल कॉपर सल्फेट के साथ घुसा तो क्या बना लिया, आयरन के साथ क्या आने लगा, आयरन सल्फेट बनने लगा, यानी ये लिक्विड में आयरन जाने लगा और लिक्विड का जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर परत चढ़ाने लगा। तो इसलिए हम आयरन के ऊपर क्या देखेंगे, एक कॉपर का परत चढ़ा हुआ देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सारा कुछ समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर वो चीजें पूरी करके दिखाई गई हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे, ये दोनों नेल है, एक और दूसरा आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये वाला जो नेल है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो नेल है ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाला है और ये आयरन नेल पहले से है। तो पहले वाले ने जिसको हमने सॉल्यूशन में डाला ही नहीं, ठीक है, यहां पर देख पा रहे होंगे आप, जिसको हमने सॉल्यूशन में डाला ही नहीं वो कैसा है, वो उसने अपने कलर को चेंज ही नहीं किया बिल्कुल। और जिसको हमने सॉल्यूशन में डाला है उसने अपना कलर को, इसको सॉल्यूशन में डाला तो उसने अपना कलर कैसा चेंज कर लिया, वो उसके ऊपर कॉपर का परत चढ़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक, अच्छा इसमें देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। दिस इज व्हाट ए एंड ये बी। ठीक है, सो दोनों में क्या फर्क समझ में आ रहा है कि भाई बी में आपने वो सारा काम किया था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, बी वाले टेस्ट ट्यूब में आपने आयरन नेल डाला था, उसका कलर आप चेक कर सकते हो कि सर वो कलर तो रहा नहीं, थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि अब ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जैसा हो गया और ये कॉपर सल्फेट एज इट इज है, तो ये चेंजेस आएगा। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन ये रहा हमारा आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, इसको बाद में हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ओके तो ये देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। Why does the iron nail become brownish in color? इसको थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं। हाँ, अभी देखिए साफ साफ पढ़ते हैं जरा इसको हम लोग कि why does the iron nail, ये why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution faded? बोला जा रहा है कि why does the iron nail, आयरन नेल जो है ब्राउनिश इन कलर, आयरन का नेल ब्राउनिश कैसे हो गया और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेडेड कैसे हो गया, उसका रंग थोड़ा सा फीका कैसे हो गया। वही चीज हमने इसको समझ लिया है कि भाई आयरन नेल के ऊपर कॉपर का एक परत चढ़ गया, डिस्प्लेस रिएक्शन हो गया, जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर था वो निकल के आयरन के ऊपर चढ़ने लगा। सिंपल सी बात है ना। ओके, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो ये केमिकल रिएक्शन ये हमने पहले ही लिख दिया हुआ है, यही केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। आयरन सल्फ, ये आयरन है सॉलिड के फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट एक्वस यानी लिक्विड के फॉर्म में है, फिर आयरन सल्फेट, अब मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से, इस आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया, तो ये लिक्विड जो है कैसा बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, इसीलिए तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लर हो गया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिप्ड और रिमूव्ड, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो देखिए इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आप लाइन बाय लाइन बुक्स को पढ़ेंगे। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन क्या हो गया है, यहाँ का जो आयरन है फेरिक, ये डिस्प्लेस हुआ, कहां पर चला गया, ये चला गया कॉपर की जगह पर, और कॉपर डिस्प्लेस होके कहां पर आ गया, आयरन की जगह पर आ गया। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, आयरन ने किसी को रिमूव करा दिया, किसको रिमूव करा दिया, कॉपर को रिमूव करा दिया, और ये बोला भी जा रहा है और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से CuSO4 के सॉल्यूशन से आयरन ने क्या किया, आयरन ने बोला भैया आप यहां से निकलिए,
आई एम मोर रिएक्टिव देन यू, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ज्यादा राइट्स है। और आप देखेंगे कि दुनिया में भी यही रूल चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे और आप अपने आसपास भी यही देखेंगे, ठीक है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर, और इसकी जगह पर आके बैठ गया, ये देखिए FeSO4, और कॉपर को बोला आप अलग हो जाइए इससे, इस सल्फेट सल्फर से SO4 से, सल्फेट से आप अलग हो जाइए, ये होता है। तो यही पूरा ये बात कह रहा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और रिएक्शंस पे, ठीक है। बेसिकली आप रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो यहां पर देखिए जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गया है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये देखिए यहां पर जो है जिंक Zn ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट से हमने इसको रिएक्शन कराने की कोशिश की है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि ठीक है सर ये तो बहुत आसान हो गया फिर, यस वेरी गुड, ZnSO4 प्लस Cu, वेरी सिंपल। देखिए जिंक सल्फेट बन गया, तो कॉपर सल्फेट में से अगर आपको कॉपर निकालना है तो उससे बड़ा कोई रिएक्टिव यानी कॉपर से ज्यादा कोई रिएक्टिव वाला एलिमेंट है तो उसमें मिला दीजिए, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वन Pb, लिड एक एलिमेंट है, एक मेटल है, वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर, भाई Pb प्लस CuCl2, यानी कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्लोरीन का 1 होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा Pb, अब लिड अगेन फिर से कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है। और फिर कॉपर के बाद आप जाएंगे अगर सिल्वर में, तो सिल्वर कॉपर से भी कम रिएक्टिव होता है। और गोल्ड, यानी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ज्यादा अच्छे से फ्लो करता है ना वो रिएक्शन बहुत कम करता है, इसलिए देखेंगे कि कॉपर के वायर्स जो होते हैं ना वो काफी सस्टेनेबल होते हैं। क्यों, समझ में आया, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं Pb किसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, और यहाँ पर Cl2 बन जाएगा, क्योंकि लिड की भी रिएक्टिव वैलेंसी क्या होती है, 2 ही होती है, तो उसकी वैलेंसी चली गई उसमें, और यहाँ पर फिर से क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। सो दीज ऑल 2 रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ, बल्कि 3, ये तीनों एग्जांपल जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है, ठीक है। आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। फिर यहां पर तो ये देखिए 1 2 3 ये तीनों जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। आई होप दैट यू विल नोट दिस 3 इक्वेशन, ओके, एंड कीप इन योर माइंड, ओके। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो यहाँ पर बोला गया कि भाई जिंक और लीड, ये जो जिंक है और ये जो लीड है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इवन दो आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से और भी कोई ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जैसे सपोज दैट ए, इस जिंक की जगह पर मैं ए रख दूं और मैं बोलूं कंडीशन कि ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ए कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। क्योंकि ये दोनों भी जो आपस में बंधे हुए हैं कॉपर और सल्फेट, ये भी तो रिएक्शन के ही बदले बने हुए हैं, कोई तो इनमें बॉन्ड है, उस बॉन्ड से ज्यादा ये मजबूत बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो ये बात कही गई कि भाई जिंक कॉपर, एंड मैं अपनी तरफ से आयरन को भी जोड़ लेता हूं, जिंक lead and iron is more reactive than copper, that is why we are seeing these three chemical reaction, and these iron, zinc, lead is more reactive than copper, that is why they replaced the copper, ये वजह है कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ओके। अब आते हैं कि ठीक है सर ये तो अब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट कोई जैसे मैंने आपको दिखाया था यहां पर, क्योंकि अगला वाला पढ़ने से पहले इसको समझना जरूरी है। ए बी ये एक एलिमेंट है, मान लीजिए, सॉरी ये एक कंपाउंड है, और ये रिएक्शन कर रहा है किसी के साथ, ये रिएक्शन कर रहा है सी के साथ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ए जो है जाकर सी के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेस कौन हो रहा है, बस एक ही आदमी डिस्प्लेस हो रहा है,
यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जिंक जो है इसने कॉपर को हटा दिया, कॉपर को इसने हटा दिया, तो जिंक जो है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो किसी एक में से ही कोई डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इसका अगला वर्जन क्या हो सकता है कि सर कहीं सिचुएशन अगर ऐसा हो, मान लीजिए ये देखिए ऐसा सिचुएशन हो, ए डॉट मतलब ये दो कंपाउंड, ये दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, इसने रिएक्शन किया, इसने रिएक्शन किया सी डॉट, ओके, इससे रिएक्शन कर लिया सी डॉट डी से, तो मैं बोलूंगा ये क्या बनना चाहिए, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, ए जो है सी के साथ खड़ा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने सी का साथ ले लिया प्लस बी ने डी का साथ ले लिया। बी इज वॉट, बी इज रेड, तो बी ने जो है ये डी का साथ ले लिया। अब इस चीज को आप जरा देखिए और क्या फील कर पा रहे हैं आप, ये तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्ट में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है उसमें भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी सिंपल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है, इससे पहले जो पढ़ा था वो कॉमन डिस्प्लेसमेंट था यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है दोनों पार्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है दो एक्वस का, तो उसमें से हम ये देखते हैं कि एक सॉलिड बन जाता है, यानी दो लिक्विड को मिलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो एक पार्ट फिर से दो पार्ट ही बनेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें से कोई एक पार्ट जो है, कोई एक पार्ट क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, ये कोई एक पार्ट सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इस सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिसिपेट बोलते हैं, पेरिसिपेट, इस सॉलिड को हम पेरिसिपेट बोलते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं बेसिकली। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, ठीक है, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा डिस्कस कर लें। ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें मैंने आपको देखिए ये क्लासिकल एग्जांपल है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ सर, ये हो गया हमारा ए प्लस सी एंड डी। अब ये क्या बनाएगा, ए जो है ये वाला पार्ट मतलब एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, तो ए सी प्लस बी डी, बी एंड डी। मैं चाहता हूं कि इसको एक बार आप खूब गौर से देख लें, है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट यही है, इसी को ऊपर डिफाइन किया गया है कि भाई एक कंपाउंड ये है ए बी, जिसमें दो एलिमेंट ए एंड बी, एक कंपाउंड सी एंड डी है, दोनों ही कैसा है, एक्वस है, दोनों ही यानी लिक्विड के फॉर्मेट में है, छोड़ दीजिए मैं लिक्विड बोल देता हूं, तो ये दोनों लिक्विड है। क्या हुआ, ए ने भी अपना जगह चेंज किया, बी ने भी अपना जगह चेंज किया, सी ने भी अपना जगह चेंज किया, डी ने भी, यानी दोनों ही, ये दोनों के दोनों को ही अपनी जगह को क्या करना पड़ा, एक्सचेंज करना पड़ा। ठीक है, देख लीजिए, इसमें से एक बी उधर चला गया और उसका सी इधर आ गया, यानी ये वाला हुआ है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि सर ये सी आया है इधर और बी गया है उधर, यानी दोनों में से इधर उधर हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग।
सो इसकी एक्टिविटी क्या, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, यहां पर सोडियम सल्फेट लिया गया है, मैं यहां पर ले लेता हूं। चलिए भाई, सोडियम सल्फेट, सोडियम SO4। ओके, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो सल्फेट की वैलेंसी सोडियम में आ गई। सोडियम सल्फेट ये एक्वस है, यानी ये भी मैं लिख के चलता हूं, बाद में लिख लेंगे। बेरियम क्लोराइड, ओके, बेरियम, क्लोरीन की वैलेंसी अगेन 1 और बेरियम की वैलेंसी 2, तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, Cl2। ये क्या बना रहा है, ओके ये क्या बना रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो भाई सोडियम के साथ बेरियम आ जाएगा और क्लोरीन के साथ सल्फेट आ जाएगा, यही होगा। बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, मैं यहीं पर दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ये सर बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और इसके साथ ये चला गया। इसमें भी आप वही देखेंगे, इसमें भी आप यही चीज देखने वाले हैं, क्या हो रहा है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको ऐसे मिटा के बताऊं आपको, तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी देखिए सेम चीजें हुई हैं। ए के साथ कौन गया, सी, ए के साथ सी आ गया, और बी के साथ कौन आया, डी आ गया। इसमें भी देखिए वही हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम के साथ कौन गया, क्लोरीन, और बेरियम के साथ कौन आ गया, सल्फेट। दोनों की, इस बेरियम की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसके लिखूंगा BaSO4। SO4 इस तरह से है, SO4 लिख दिया, प्लस अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है, 1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा सर, सोडियम क्लोराइड Na एंड Cl, ये ठीक है। आपको पता है NaCl जो है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ये भी लिख दूं कि कौन एक्वस है कौन क्या है, तो ये है एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, दिस इज व्हाट, एक्वस। लेकिन ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, बेरियम, ओके सॉरी, थोड़ा सा इसमें मिसमैच है, ये है सॉलिड और ये है एक्वस, यानी ये मोल्टेन होगा, एक्वस डिसॉल्व फॉर्म में होगा। सो ये आप देख रहे हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमने इसको देख लिया, डिस्प्लेसमेंट जैसा ही लेकिन डबल हो रहा है, और इसमें बेसिकली दो हम सॉल्यूशन को, लिक्विड को मिलाते हैं तो एक सॉलिड बनता है और एक एक्वस ही रह जाता है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस भी है मेरे ख्याल से, हाँ ये तो बैलेंस है पहले से ही, नो 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 इसको देखना पड़ेगा, यहाँ तो बैलेंस करके दिखाया गया है, तो ठीक है यहाँ पर 2 लगा लीजिए और इसको आप खुद से बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बैलेंस करने का तरीका हमें पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है तो उधर भी सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो उधर भी क्लोरीन 2 हो गया, बेरियम और सल्फेट एक एक है, बेरियम सल्फेट एक एक उधर भी हो गया है ना, तो ये बैलेंस हो गया, बस 2 हमने लगा दिया, बैलेंस हो गया। सो यू विल ऑब्जर्व, अब इस पे आते हैं, यू विल ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे भाई, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस, ये है आपका व्हाइट सब्सटेंस बेरियम सल्फेट, which is insoluble in water is formed, this insoluble substance formed is known as precipitate। ये जो insoluble है वाटर के अंदर, इसलिए तो ये सॉलिड में है, नहीं तो एक्वस के अंदर घुल जाता, नमक तो घुल गया है, एक्वस में आ गया, तो जो insoluble in water है that is called precipitate। and किस तरह का precipitate बनाएगा, insoluble is formed, this insoluble substance formed is known as precipitate। ये याद रखिए, precipitate है ना, ये बहुत काम की चीज है कि पेरिसिपेट सर क्या होता है। सो दिस इज व्हाट पेरिसिपेट, कि जब आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया है, दो एक्वस को मिलाया है, एक एक्वस एक सॉलिड बन जाए, सो दैट सॉलिड इज कॉल्ड पेरिसिपेट, और इसको पेरिसिपेट रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ पेरिसिपेट कैन बी कॉल्ड अ पेरिसिपेट रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर पेरिसिपेट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम पेरिसिपेट रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है।
चाहे वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिकम्पोजिशन हो, चाहे अगला रेडॉक्स रिएक्शन हो, उसमें भी होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, जो है वो हमने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, चलिए वही पूछा कि व्हाट कॉसेस। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और आगे डिस्कशन बढ़ाया गया है कि व्हाट कॉसेस दिस, ऐसा क्या हुआ, द वाइट पेरिसिपेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये देखिए, दिस इज व्हाट बेरियम सल्फेट। यही तो मैं इसको रिएक्शन को थोड़ा बढ़ा देता हूं यहां पर। सर ये क्या हुआ, बेरियम सल्फेट। ओके, ये जो होगा BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी बराबर होगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम SO4 प्लस, अब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड, ये है आपका व्हाइट पेरिसिपेट, जो ये सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये है आपका एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। तो ये बनने वाला है हमारे पास ये। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या इसमें जो पूछ रहा है हमसे वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट कॉसेस दिस, ये क्या बना रहा है भाई, व्हाट द व्हाइट पेरिसिपेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट पेरिसिपेट है, इसके साथ क्या हो रहा है, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट। अब देखो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि सल्फेट एक्चुअल में क्या होता है। मैं बताऊं कि सल्फेट जो होता है, ये देखिए यहाँ पर मैं SO4 2 माइनस मैंने लिखा है। 2 माइनस का क्या मतलब हुआ, 2 माइनस का ये मतलब हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। ओके, और यहाँ पर फिर लिखा गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये बेरियम Ba2 प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। फिर से देखिए आप लोग, है ना, मैं इसको इरेज करके दूसरे कलर से ले लेता हूं। हाँ, SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। 2 माइनस इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो इस पूरे कंपाउंड में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इस पूरे कंपाउंड में जितना प्रोटॉन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट इज व्हाट 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को सेटिस्फाई करा लेगा। और ये Ba2 प्लस का क्या मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन को भी ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो जितना होना चाहिए उतना ही होता है। तो फिर जिससे ज्यादा कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, क्योंकि एक किसी भी स्टेबल एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो बेरियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, निकल गए हैं, तो बेरियम क्या हो गया, 2 प्लस माना जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ही को, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बताओ ये आपस में क्या कर लेंगे, बेरियम सल्फेट बना लेंगे भाई, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड बेरियम सल्फेट। दिस वन, ये बेरियम सल्फेट। तो मैं भी बोलूंगा कि सर अगर मैंने इनको मिला दिया तो ये बना क्या, ये बनेगा वही बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और ये जो है आयनिक बॉन्ड होगा, बेसिकली ये जो बॉन्ड बनेगा ये आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो रहा है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन। ये पहले समझ लीजिए आप लोग, है ना, भाई बेरियम और सल्फेट आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 2 उसकी भी वैलेंसी 2। ओके, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का फर्क है। बेरियम 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस है तो कम है, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन गया, यानी ये वाला पार्ट बन गया हमारा, दिस पार्ट इज मेड, ये पार्ट बन गया। अब NaCl के साथ क्या हुआ, सर NaCl में भी तो यही होता है, पूछा गया है कि सच रिएक्शन, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, या 1 मिनट आगे पीछे कर लेते हैं। यस, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। अगला प्रोडक्ट क्या हुआ है, अगला प्रोडक्ट तो सोडियम क्लोराइड बना है, तो उसका क्या करें फिर, तो क्या करना है समझ लेना है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, NaCl ये वाला।
which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactions are called double displacement reaction. आयंस का ही तो एक्सचेंज हुआ है, ये सब आयोनिक फॉर्म में है, सब के सब आयोनिक फॉर्म में। सोडियम सल्फेट, सोडियम ये देखो प्लस के फॉर्मेट में रहेगा बेटा, मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखो ये 2 प्लस, ये 2 माइनस, ये क्लोरीन, सोडियम प्लस में होता है, क्लोरीन नेगेटिव में होता है, तो ये 2 माइनस एंड अगेन बेरियम 2 प्लस हो जाएगा। पहले से ही रिएक्शन बना हुआ है। फिर उसी तरह से यहां भी हो गया बेरियम, देखिए बेरियम क्या है 2 प्लस और SO4 2 माइनस, अगेन सोडियम क्या होता है 1 प्लस एंड ये, तो इसका मैंने ये आपको वैलेंसी भी करके हम लोगों ने समझ लिया। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो चीज़ है इधर लेफ्ट हैंड साइड और ये नीचे राइट हैंड साइड का पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है भाई, आयंस का एक्सचेंज ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है सर, ये बेरियम और सल्फेट, बेरियम कहाँ पर है सर, बेरियम यहाँ पर है, सल्फेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, -2 +2 आपस में मिल गए। आप ये बोल सकते हैं कि सर इधर भी तो +2 ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ठीक है। सो ठीक है, मैं पहले वाले एग्जाम्पल को ही फॉलो करूंगा कि भाई यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल है ना ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम को हटा दिया होगा इसने, ठीक है। और अगेन फिर से आप बोलेंगे कि सर ये बेरियम और क्लोरीन ये +2 -2 में बंधे ही तो हुए, क्या दिक्कत है, तो नहीं, अगेन वही बात है। अच्छा फिर यहाँ पर 2 मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पर 2 लगाऊंगा, 2 क्यों लगाऊंगा पता है आपको, क्योंकि सोडियम 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेहतरीन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया। और क्या कह रहे हैं भाई, वेयर यू हैव मिक्स्ड, सो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। खास करके इसमें पेरिसिपेट भी होता है, ओके। ये एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। रिकॉल एक्टिविटी 1.2, याद करिए 1.2 में हमने ये एक्टिविटी देखा था, है ना, समझा था इस एक्टिविटी को। क्या बोला जा रहा है ये, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ lead nitrate and potassium iodide, lead nitrate, okay, lead lead nitrate plus potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड, ओके। चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो लीड नाइट्रेट जो है हमारा PbNO3, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा। क्यों ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि लीड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, सो इसलिए इसकी वैलेंसी चली जाएगी इसमें। ये हमारा हो गया लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम इज K, आयोडाइड I, दोनों की वैलेंसी सेम है इसलिए पोटेशियम आयोडाइड ये हो गया। अब ये रिएक्शन आपस में जब करते हैं तो बनाते क्या है, ओके। सो देखिए लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनने वाला है, लीड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। तो चलिए लिख लेते हैं लीड आयोडाइड, लीड की वैलेंसी 2, लीड आयोडाइड, तो लीड की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1, लीड आयोडाइड प्लस, मैं आई को थोड़ा सा पीले कलर से रख दूं, ये प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1, तो पोटेशियम जो है हमारा ये K एंड नाइट्रेट KNO3, ये हो गया हमारा। सो अब यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट एक्वस, ये हमारा क्या है एक्वस, ये हमारा क्या है एक्वस, बट ये क्या है, दिस इज व्हाट सॉलिड एंड अगेन एक्वस, ठीक है, ये हमारा हो गया। सो ये देख लीजिए यही ये बात कह रहा है। अच्छा एक चीज और पूछा जा रहा है आपसे कि भाई व्हाट वाज
पहले तो हमने इसको बैलेंस कर मतलब लिख दिया है ना। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि सर थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पर लीड एक ही है, लीड उधर भी एक ही, उधर आयोडीन 2 है, तो इधर भी आप बैलेंस कर सकते हैं ना। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए पीबी पीबी एक ही है सर, ठीक है। आयोडीन इधर 2 है, तो मैं इधर भी 2 लगा देता हूं सर। इधर 2 लग गया, इधर 2 लगाए तो पोटेशियम भी फिर बढ़ गया, तो इधर 2 लगाए तो उधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ठीक है इधर भी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले इरेज कर लीजिए इसको, +2 लगा लिया। तो ये देखो पोटेशियम और आयोडीन तो मैनेज हो गया, पोटेशियम और आयोडीन मैनेज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने 2 लगाया तो NO3 भी तो 2 बार हो गया। सो NO3 तो 2 बार ऑलरेडी है ही पहले से, सो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो, है ना। लीड लीड एक ही है, NO3 2 बार है, NO3 2 बार है, पोटेशियम 2 बार हो गया, पोटेशियम 2 बार हो गया, आयोडीन 2 बार है, आयोडीन इधर भी 2 बार हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया हमारा। सो दिस इज व्हाट व्हाइट पेरिसिपेट, ये है हमारा व्हाइट पेरिसिपेट, पेरिसिपेट, ओके। लीड आयोडाइड इज व्हाइट पेरिसिपेट, व्हाइट पेरिसिपेट नहीं सॉरी, ये हमारा मेरे ख्याल से येलो, येलो पेरिसिपेट बनाता है ये। येलो पेरिसिपेट जो हमारा लीड आयोडाइड है, दिस विल मेक येलो पेरिसिपेट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ पेरिसिपेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड पेरिसिपेटेड। लीड आयोडाइड पेरिसिपेटेड हो गया जो येलो कलर का होगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चेक कर लो। ये दोनों पार्ट्स फटा यहां से, एक जो चला गया किसके साथ, यहीं से पता चल जाएगा कि सर डबल है या नहीं है। लीड किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ चला गया। ये किसके साथ आया, इसके साथ आया। हाँ सर डबल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही फर्क है कि सर इधर दोनों पार्ट में दो दो एलिमेंट, दो दो कंपाउंड है, इसलिए ऐसा मतलब इधर भी लीड है, आयोडाइड है, पोटेशियम है, नाइट्रेट है। तो जब ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए कि ये आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ, तो सल्फेट तो एक ही हो गया, कॉपर हो गया। इधर जो ये नहीं अकेला है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, बस बस इन्हीं एक का एक्सचेंज हो रहा है ना। यहाँ पर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, दो दो चीज, इसका उधर उसका इधर, तो इसलिए ये सिंगल होने की वजह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, लॉ तो वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें पेरिसिपेट भी बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर हम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो पहले बोला गया कि एक्टिविटी 1.1 पर जरा देख लीजिए कि ये कह क्या रहा है। Eat a china dish containing about 1 gram copper powder. What do you observe? कॉपर पाउडर को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कॉपर को, यानी किसी भी चीज को जब आप हीट करते हो तो हीट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई और चीज उसके साथ रिएक्शन ना करे या फिर वो खुद ही डिसॉल्व ना हो जाए दो अलग अलग चीजों में, ठीक है। जैसे कैल्शियम और कार्बोनेट को आपने हीट किया तो कैल्शियम और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ लिया, मतलब इस तरह से कुछ बन जाता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट यानी पत्थर, उसको हीट किया आपने तो एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये बन जाता है। तो यहाँ भी अगर कॉपर को आप हीट करोगे तो बेसिकली हीट करने का मतलब है अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उसी के साथ वो रिएक्शन करेगा। हीट करने का मतलब आपने उसको पर्टिकुलर उस टेम्परेचर तक पहुंचाया है ताकि वो रिएक्शन कर जाए, यानी इस हीट को हम एज अ कैटलिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आप ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीट। तो कॉपर को आपने हीट किया, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, वेरी सिंपल है ना। ये मैं लिख भी देता हूं, ये देखिए यही लिखा हुआ है कि भाई कॉपर को अगर आप
कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ मैच करेंगे और क्या करेंगे, हीट देना पड़ेगा, लेकिन सर अपने आप तो नहीं हो जाएगा। अपने आप अगर होता तब तो फिर ये हमेशा रिएक्शन चालू ही रहता है। हालांकि कुछ पोर्शन में ये चालू रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये नहीं होता है। तो हीट हमने किया तो क्या बना, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया सर, CuO। अब इसको चाहे तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। क्यों बैलेंस करने, क्योंकि सर वहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ऑक्सीजन 2 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 के ही फॉर्मेट में रहता है, इसी फॉर्मेट में रहता है। तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो इसका एक पार्ट तो आगे, तो दूसरा किधर जाएगा, या तो रिएक्शन से अलग हो जाएगा या फिर उसको डिमांड करेगा कि एक और कॉपर मुझे दीजिए, तो ये C2CO बनेगा। और इधर चूंकि हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे बस, है ना। तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। सो दिस इज व्हाट, कि हमने कॉपर को क्या किया, गर्म किया, हीट किया। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। यही ये कह रहा है कि भाई करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, यही चीज ऑब्जर्व करेंगे, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो बना है ना, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। वही बात कि भाई ये कॉपर जो पीले कलर का होता है, बेसिकली हल्का हल्का ब्राउनिश कलर का होता है, वो ब्लैक में क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके साथ, इसलिए ब्लैकिश जैसा हो गया, ठीक है, ओके। अब ये उसका इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, थोड़ा सा लेके चलते हैं हम लोग कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हुआ क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। इस कॉपर को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। देखिए कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन मिल गया, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं इसको बोलूंगा सर कॉपर का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से तो और एग्जांपल लिया जा सकता है। ये कार्बन है सर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 बनता है ना। ये चीज जब आप कार्बन को गर्म करते हैं, ऑक्सीजन रहता है तो CO2 बनता है। तो इस कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया कार्बन में। सेम उसी तरह से यहाँ कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीडेशन, यहां पर जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कॉपर ऑक्साइड हीटेड मटेरियल है, इस पर हाइड्रोजन गैस पास करूं, इसको हाइड्रोजन गैस के पास ले जाऊं, तो क्या होगा, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। अब ये तो बड़े मजेदार चीज है कि सर कॉपर को तो पहले मैंने गर्म किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ले जाता हूं या हाइड्रोजन गैस पास करता हूं, तो क्या बोला जा रहा है कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, इस हीटेड मटेरियल के साथ, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न, ये ब्लैक कोटिंग हो गया था। ये तो पूछा जा रहा है कि भाई क्यों ब्लैक हुआ, ब्लैक इसलिए हुआ कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये ब्लैक कोटिंग जो है सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन, ये जो है ब्लैक से फिर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी केमिकल एक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर से उसका रिवर्स हो गया, टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, और फिर से कॉपर बाहर आ जाएगा। अब ये रिएक्शन में बताया गया है, देखिए यहां पर फिर से मैंने CuO को लिया, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 होता है, ये देखिए तो कॉपर अलग हो गया, यहां से कॉपर जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा एंड प्लस H2O बन जाएगा। ये अब देख लीजिए आप, ये कॉपर तो सर फिर से अलग हो गया, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ मिलाएंगे,
क्योंकि यहां पर क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सर कॉपर का जो ऑक्सीजन है ना वो रिड्यूस हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप गौर से समझिए, बहुत ही इजीली है कि कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, जब आपने हीट किया तब ऐड हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड बना, ब्लैक कलर हो गया। फिर आपने उस पर हाइड्रोजन गैस छोड़ा, हाइड्रोजन गैस के थ्रू ले गए उसको, तो ये रिएक्शन कर गया हाइड्रोजन गैस से, और ये कुछ इस तरह से हो गया। इसको हम चाहें तो बैलेंस कर लेंगे, H2 अच्छा नहीं, बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो फिर से मैं देख रहा हूं सर, मेरा कॉपर फिर से वापस आ गया, ठीक है। यानी एक बार इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, दोबारा इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिलीज हो गया, खत्म हो गया, रिड्यूस हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सर इसका मतलब तो इसके साथ दो दो चल रहे हैं क्या, हाँ, इन दोनों में, इसमें एक ऑक्सीडेशन, इसमें एक रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, रिडक्शन कैसे हुआ कि सर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, ये देखिए हाइड्रोजन का ऐड हो जाना इसके साथ, तो कॉपर अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला तो हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैं इसको ऑक्सीडाइज्ड भी बोल देता हूं। ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, ये देखिए ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मैं इसको ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर भी बोलूंगा क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29, यानी दूसरे में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर में क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। देखिए यहां से कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, निकाल दिया, कॉपर अकेला रह गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन, हाँ बोल सकते हैं, लिख लो आगे। So this is what, reduction of copper, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर ये रिड्यूस्ड हो गया, ये जो है हमारा ये रिड्यूस्ड हो गया। कौन रिड्यूस्ड हो गया, कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला देता हूं तो ऑक्सीडाइजिंग भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो रिडक्शन का RED ले लेंगे, ऑक्सीडेशन का OX ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन and is being oxidized. In other word, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reaction और redox reaction. तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे आप, Cu कॉपर है, ये कॉपर ऑक्साइड को ले लिया मैंने, देखिए इधर जो है ये इसको ले लेते हैं हम लोग, और ये हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। तो अब देखिए ये वाले इस क्वेश्चन को हम लोग इधर ही समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये यहां पर समझ लेते हैं। भाई कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ, ये कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ किया, कॉपर ऑक्साइड प्लस, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा नीचे ले लेना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, तो CuO
यहां से अगर यहां आप देखेंगे बेटा ये क्या हुआ है, कॉपर का यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन का निकल गया मतलब रिड्यूस होना, तो मैं इसको बोलूंगा रिडक्शन। ओके ठीक है। अब यहां से यहां इस हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है सर, इस हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ फिर से ऑक्सीजन हट गया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है तो रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का ही मामला है सारा। ओके ऑक्सीजन का मामला है तो देख लीजिए फिर, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड के में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन हट गया है, और यहाँ हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा है वहां पर, ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। अभी एक ही रिएक्शन है, एक ही केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पर दोनों चीजें चल रही हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई ये तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग ReDOX, तो मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन, ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? अब आगे भी ये कुछ दिया, सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन का। जिंक ऑक्साइड, देखिए यहीं पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना है, Zn प्लस CO। अब चलिए इसमें आप थोड़ा सा बताइए कि कहां पर क्या हो रहा है। सर ये ZnO यहां पर ये रह गया और ये जो है यहां पर ऐसे आ गया, तो ZnO O यहां से रिड्यूस हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा रिडक्शन, यहां पर ये रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन, यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर है ना, सॉरी कार्बन है, कार्बन के साथ क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो बस ये हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो जिंक ये Zn है, ये Zn हो गया, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये भी बन गया। अब MnO प्लस 4HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड H2O प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहां पर देखते हैं हम लोग MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज है बेसिकली, MnO2 ओके, फिर 4HCl, मैं पहले से बैलेंस करके चलता हूं, 4HCl क्या बना रहा है आगे, ये बना रहा है MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2, क्लोरीन तो हमेशा सिंगल नहीं रहेगा, डबल फॉर्मेट में रहेगा। अब यहां पर भी कुछ चीजें हो रही है, चेक करते हैं। ये जो है यहां पर देखिए इसका ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, मैं दिखा देता हूं, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इसके साथ, इसका ऑक्सीजन निकल गया, ओके सर, और इस HCl के साथ, इस H के साथ, यहां पर इस H के साथ क्या हो रहा है देखिए जरा, इस H के साथ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उस क्लोरीन को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या मैं बोलूंगा सर, यहां पर तो रिडक्शन हो रहा है, ओके रिडक्शन लिख लीजिए। क्यों रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट गया ना यहां से, रिडक्शन, रिडक्शन, क्योंकि देखिए यहां पर ऑक्सीजन हट गया था, कहां पर, यहां पर ऑक्सीजन हटा है, कॉपर अकेला हो गया, तो इसी को तो हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। और ऊपर जो है HCl, H के साथ Cl तो हट गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ओके। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन। अगेन ये भी क्या है, एग्जांपल हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने ऑक्सीजन के टर्म में समझा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाइड्रोजन के टर्म में भी हमें इसे समझना है। ये तो सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म में बात की गई। ये कार्बन क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसी के बारे में बात की गई, इसके बारे में और उस रिएक्शन के बारे में बात की गई। ठीक है, सो ये कार्बन जो है हमारा ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और जिंक क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, नीचे दिया है। इधर भी है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा, तो चलिए देखते हैं आगे, इसके बारे में बात की गई उधर। In reaction 1 point carbon is oxidized, CO and ZNO is reduced to Zn. In reaction 1.3 HCl is oxidized, Cl2 where MnO is reduced. यही हमने पढ़ा था है ना, उधर रिएक्शन करके हमने यही देखा। ठीक है, चलिए from the above example we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction it is oxidized. तो ये एक बात कही गई है ना, मैं इसको क्लियर करता हूं। गेनिंग ऑक्सीजन और लूजिंग हाइड्रोजन, लूजिंग हाइड्रोजन ये एक ही बात है। ठीक, उसके बाद लूजिंग ऑक्सीजन और गेनिंग हाइड्रोजन, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है आप बता सकते हो कि सर गेनिंग ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यस, ये ऑक्सीडेशन होता है। और सर लूजिंग ऑक्सीजन क्या होता है, ये सर तो रिडक्शन होता है। तो यस, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। लेकिन इसको हाइड्रोजन के टर्म में भी बात करना है हमें, सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म में बात नहीं करना है। तो देखिए जहां ऑक्सीजन गेन करेगा वहां हाइड्रोजन लूज करेगा। ठीक है, तो लूजिंग हाइड्रोजन भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बेसिकली आप किसी एक को याद रखो, ऑक्सीजन को याद रखो बस, है ना। ऑक्सीजन से बड़ा आसान है, ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ रिडक्शन। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन के टर्म को भी अगर देखना है तो जो ऑक्सीजन में हो रहा है उसी का उल्टा हाइड्रोजन में होना चाहिए। क्योंकि एडिंग यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर इसी बात को हाइड्रोजन के टर्म में मैं बोलूंगा तो ऑक्सीजन तो गेन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के टर्म में बात करूंगा तो हाइड्रोजन लूज होना चाहिए। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, लूज होता है, क्योंकि सारी खेल नाम जो है ऑक्सीजन के ऊपर लिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी देखना है इसको। तो अगर ऑक्सीजन जो है लूज करेगा इसका मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो गेनिंग हाइड्रोजन एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये थोड़ा दो पॉइंट आपको याद रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ही टर्म में हम इसको देखते हैं। दिस इज व्हाट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये जो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम समझते हैं कि कौन रिडक्स हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो सारी चीजें अगले क्लासेस में है, तो उस पर हमने नहीं जाना है। ठीक है ना, आयंस वगैरह देखा जाता है। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ dazzling flame in air oxygen and change into white substance magnesium oxide is magnesium being oxidized or reduced in the reaction। लिख लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर बोला गया है कि भाई मैग्नीशियम प्लस O2, तो ये क्या बनेगा, MgO। थोड़ा सा इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सर दोनों की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की दो ही दो होती है, तो बराबर हो जाएगा। तो सर ये मैग्नीशियम को आपने, ये किधर आ गया हम लोग, ये कहां से आ गया भाई, मैग्नीशियम को आपने इधर 2 क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम 2 नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सिंगल स्टेट में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं पहले, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, ये 2 लग गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब मैं अगर देखूं कि मैग्नीशियम के साथ हुआ क्या, चेक कर लेते हैं। सर मैग्नीशियम यहां आके ऐसे हो गया, तो बताओ मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ। मैग्नीशियम के साथ तो सर देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
तो यही तो पूछा जा रहा है कि इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, कि मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम सर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। Mg is oxidized, ठीक है, समझ आया। तो मैग्नीशियम यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब ये O2 के साथ क्या हो रहा है, O2 ही रिड्यूस्ड हो गया मान लीजिए ऐसे, है ना। तो चलिए ये हमने समझ लिया। अब आते हैं कि एक चीज और लेकिन इसमें रह गया है, एक चीज और रह गया है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैं पिछले वाले पे आ जाऊं क्या, यस यहीं पे देख लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये ले लेते हैं ना। मुझे बताइए ऑक्सीडेशन कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या आगे चल के हो रहा है सर, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसको किसने रिड्यूस कराया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है सर। इसके लिए अगर जिम्मेदार देखा जाए तो यही वाला आदमी जिम्मेदार है। अगर ये नहीं होता, यही तो ऑक्सीजन ले रहा है ना। तो मुझे बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ये H2 हुआ। तो मैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को क्या लिखूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, H2, ओके। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन ये H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये H2O किसकी वजह से हो रहा है सर, इसी की वजह से तो लग रहा है, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता ही नहीं। भाई शुरुआत में तो दो ही चीजें ना, तो या तो हाइड्रोजन होगा या कॉपर ऑक्साइड होगा, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तीसरा तो नहीं आने वाला है। तो इन्हीं दोनों में से फैसला करना है हमें। ये हो रहा है हमारा रिड्यूस्ड, किसकी वजह से होगा भाई, अपनी वजह से तो नहीं होगा, सामने वाले की वजह से हो रहा है। तो H2 क्या बना, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। H2 खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, अपनी वजह से तो नहीं हुआ। ये नहीं होता तो इसके साथ क्या होता है, ये ऐसे ही रह जाता, इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसी में से तो ऑक्सीजन निकल के जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, CuO। बेसिकली फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये क्लासिकल है, मॉडर्न थ्योरी नहीं है। मॉडर्न थ्योरी में अगेन इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से डिसाइड होता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां पर आप समझिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन न हो, वहां पर हम कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जहां भी केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर आयंस का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई, या तो लूज करेगा, ठीक है। तो इसी गेन और लूज में फिर हम पकड़ते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। बट हमें फिलहाल उधर नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं देखना है, हमारे 10th के सिलेबस में इतना ही है। तो दो चीजें हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है आपसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता है। इस एक इक्वेशन दे दिया जाता है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, वो पूछ दिया जाता है। तो आप लोग हमेशा लेफ्ट साइड देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट साइड में क्या हुआ है आगे चल के। तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीजन का ऐड होना गेनिंग, यानी ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे तो ऑक्सीजन का उल्टा कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, हैव यू ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं? यस। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जैसे आप देखेंगे टाइल्स वगैरह कोरोड हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। कई सारे मेटल्स जो होते हैं उनके साथ ये काम हो जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये ऐसा हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी।
लोहे की जो भी चीजें थे, स्टील वगैरह, वो शाइनी होती है, बट गेट्स कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस पर एक कोट आ जाता है, मतलब जंग लग जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, इसी को तो रस्टिंग बोलते हैं ऑफ आयरन। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, कुछ और भी मेटल जो है वो टार्निश्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर, क्या आपने कभी ये देखा है कि कॉपर पे और सिल्वर पे भी कोटिंग किया हो? बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है उतना तेजी से। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, when a metal is attacked by substance around in such a moisture, acid, etc, कोई मेटल है, उसके एटमॉस्फेयर में क्या है भाई, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, एसिड्स है, इनके साथ वो रिएक्शन करेगा ही करेगा, करेगा तो फॉर्मेट चेंज कर लेगा अपना, है ना। और शाइनी है तो बिल्कुल कोरोड हो जाएगा। इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन, यानी इन चार, मॉइस्चर है, एसिड है, ऑक्सीजन है, इनसे रिएक्शन करके वो कोरोड हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। द बैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, क्या होता है, सिल्वर पर भी ओवर द टाइम पीरियड, ठीक है ना, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे अगर ब्लैक कोटिंग आ रहा है तो ये ठीक है, सिल्वर पे तो वैसे होता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर इनकेस आ रहा है तो ये भी क्या है, कोरोजन है। और ग्रीन, कॉपर को छोड़ देते हैं तो वो ग्रीन होने लगता है, ग्रीन हो गया मतलब वो अब कॉपर नहीं रहा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, यानी कोरोजन उसका स्टार्ट हो चुका है। तो कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, यानी ये सब मेटल्स के बने होते हैं। शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो आयरन से बने थे उसको तो बहुत ज्यादा ही करता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सच में सीरियस प्रॉब्लम है। आयरन की खिड़की, दरवाजा जहां भी होता है उसको रोकने के लिए, ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की सप्लाई को रोकने के लिए, यानी H2O की सप्लाई को रोकने के लिए बीच में पेंट लगा देते हैं कि भाई टच ही ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा। सो एवरी ईयर an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3, ठीक है, अगले में हम वो पढ़ेंगे। अब कोरोजन के बाद आ गया रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। Have you ever tasted a smelt the fat oil containing food material left for a long time? क्या आपने कोई तेल वाली चीजों को स्मेल करते हुए देखा है और फील किया है जब वो काफी लंबे वक्त तक के लिए छोड़ दिए जाते हैं? When fats and oil are oxidized, जब कोई फैट ऑक्सीडाइज्ड होता है, they become rancid and their smell and taste change। जाहिर सी बात है, रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे, कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो भाई उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, राइट, तो स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। आपने कई बार नाम सुना होगा, एड्स वगैरह में ये वर्ड्स बार बार आता है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब व्हाट, खाने पीने की चीजों को ऑक्सीजन ही खराब कर देता है रिएक्शन करके, है ना, तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है जो रिएक्शन नहीं करने देता है। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, यानी उन फूड्स में डाला जाता है जिसमें फैट हो, ऑयल में फैट वाला एक ही चीज हो गया, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडेशन ना करे, खराब ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी कि भाई एयर टाइट कंटेनर में आप पैक कर दीजिए कि बाहर का हवा अंदर नहीं आ पाएगा, तो ठीक है, उस कंटेनर के अंदर तो कुछ हवा रह जाएगा, वो कर देगा, लेकिन बहुत स्लो करेगा ऑक्सीडेशन। तो आप देखते हैं कि जो चीज एकदम से डब्बा बंद रहता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विच गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो चिप्स होता है, कुरकुरे मुरमुरे जो भी होती है, फुले फुले से रहते हैं, अंदर उतना नहीं रहता है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि बड़ा बड़ा पैकेट दिखे, इसलिए होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है। ये नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होता है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो सारा ऑक्सीजन बाहर, अंदर नाइट्रोजन, अंदर चिप्स, चिप्स और नाइट्रोजन से कोई मेलजोल नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए चिप्स काफी दिन तक जो है वो खराब नहीं होता है।
अच्छा, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए और भी हम कई सारे तरीके करते हैं। नमक मिला के छोड़ देते हैं, चीनी मिला के छोड़ देते हैं। जैसे अचार बना लिया आम का, तो नमक हो गया, उसके साथ नमक एंड ऑयल मिलाकर छोड़ देते हैं, अब वो ऑक्सीडेशन रुक जाता है, अचार सालों साल चलता है। उसी तरह से चीनी की कुछ चीजें बना लेते हैं, मुरब्बा वगैरह जो होता है ना, तो वो भी जो है ऑक्सीडेशन को रोक देता है। सो ये होगा हो, जब किसी खाने वाली चीजों में ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। बेसिकली जो खाना सड़ गया उसको हम ऐसे बोलेंगे ना, सो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर, ये थोड़ा मिटा लेते हैं हम इसको। व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज, पूछा जा रहा है कि व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। भाई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो चेंज क्यों होता है कलर। कॉपर सल्फेट इज व्हाट, CuSO4 प्लस, इसमें क्या डिप कर दें, आयरन नेल यानी कि Fe, इसके साथ हमने ऐड कर दिया Fe, तो ये क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, FeSO4 प्लस कॉपर, ये बन गया हमारा। अच्छा, पूछा क्या है, सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन, तो व्हाई डज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अब किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए आयरन सल्फेट, ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही आयरन सल्फेट में बदल गया, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए डालेंगे तो थोड़ा सा तो उस कॉपर सल्फेट में ये चीज आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बेसिकली वो होता है ब्लूइश, तो मैं बोलूंगा कि ब्लू कॉपर सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न इन आयरन सल्फेट, iron sulfate, this is what color changes, and color change, and color changed, और कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है भाई, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट की तरफ जा रहा है तो कलर तो चेंज होगा ना। तो ये हमने समझ लिया। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन ऑन द गिवन इन एक्टिविटी 1.1। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिड आयोडाइड, उसमें जो दिया है उसको छोड़ के हमें बताना है। ये देखिए, लेड आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड, लिड नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट Na2, टू तो नहीं रहना चाहिए, हाँ टू रहेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, बेरियम SO4 प्लस sodium chloride, sodium chloride means what, Na and Cl, तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एक अनदर एग्जांपल। इसको हम चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, Na, तो यहां पर बेटा सिर्फ क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, पहले तो इसको सही कर ले, SO4 प्लस 2 लग रहा है यार, 2 NaCl,
Na and Cl। तो ये हमारा बन गया। दूसरा कि भाई गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हमने दिया जो 1.1 से अलग है, ठीक है, इस एक्टिविटी में जो दिया उससे अलग है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, कॉपर ऑक्साइड, तो चलिए इसमें देख लेते हैं पहले, है ना। इधर भी कर सकते हैं हम लोग। दिया है 4Na, 4Na, ये है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस O2, O2 गैस ही होता है, कोई जरूरत नहीं था लिखने की। नेक्स्ट क्या है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। Na, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इसमें आ जाएगा, और उसकी वैलेंसी 1 है तो इसमें आ जाएगा, और ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी, सॉलिड के फॉर्म में है। अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है तो आप चेक कर लो ना, बहुत इजी है। ये जो है सोडियम यहां से यहां गया, इसके साथ क्या हुआ आप चेक कर लो। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो खुद सोडियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हो जाएगा। सो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हो गया रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन खुद हट गया, ऑक्सीजन है ही नहीं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहां से यहां जाएगा, इधर कुछ है ही नहीं, तो दिस इज व्हाट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब फिर से कॉपर ऑक्साइड, ये आपने करके देखा है, चलिए फिर से देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होगा, H2 गैस होगा, क्या बन रहा है ये, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो गया एंड Cu प्लस H2O, ये। सो अगेन यहां से फिर देखिए क्या हो रहा है, वही चीजें, ये कॉपर जो है यहां पर रिड्यूस्ड हो गया, दिस इज व्हाट रिड्यूस्ड, एंड H2H क्या हो गया, H को अगर मैं देखूंगा तो ये तो ऑक्सीडाइज, ये देखिए ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब इसमें फिर से पूछ दिया जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसी के सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसी के सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी सिंपल, ओके। चलिए, तो यहां तक हमने इसको समझ लिया। अगला जो है अब हमारा एक्सरसाइजेस बचा हुआ है, ठीक है, ये सारा हमारा एक्सरसाइज है। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सिंबल। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेगा, प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेगा, उसको बैलेंस करेगा, उसके फिजिकल स्टेट को लिखेगा, सारा कुछ उसमें दिया होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। Complete chemical reaction. A chemical equation is balanced so that the numbers of atoms of each type involved in a chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी एटम अपने आप गायब नहीं हो सकता है, ना अपने आप आ सकता है। एक एटम था ही नहीं, रिएक्टेंट साइड में था ही नहीं, प्रोडक्ट साइड में दिखने लगा, सवाल है कहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन होता है ये एटम के आउटर सर्कल में ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ही बस एक्सचेंज होता है, और एटम जो है अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कब खो देता है, जब उसके प्रोटॉन में कोई चेंजिंग आया। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, अगर 2 प्रोटॉन हुआ तो हीलियम बन जाएगा, ठीक है, जो सन के अंदर हो रहा होता है। तो ये चीजें है ना, तो इसलिए सब कुछ बराबर होना चाहिए, रिएक्शन से पहले जितने एटम, रिएक्शन के बाद ही उतने एटम, अगर नहीं है
तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, दो या दो से ज्यादा मिलकर आपस में एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, इनको एक किराए पे रूम चाहिए होता, ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। ठीक, तो ये 10 रुपए किराया दे रहा है, ये भी 10 रुपए किराया दे रहा है, एक एक रूम में अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन जब ये मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ए एंड बी, जब ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ, तो अभी भी ये 10 रुपए के किराए पे ही रह सकते हैं। ठीक है, ये 10 रुपए में ही रह सकते हैं, एक ही रूम में रह सकते हैं। तो यहाँ 10 + 10 20 हो गया, क्योंकि 10 रुपया जो है ना, ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। दैट इज व्हाट एनर्जी। इसीलिए जब दो चीजें कंबाइंड होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दो या दो से ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये हमने समझ लिया। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी को उल्टा कर लीजिए आप, इसी को उल्टा करिए। मैं इधर ले लेता हूं, ये देखिए, यहां पर मैं बोलता हूं ए बी, यहां पर क्या हो गया, ए प्लस बी। भाई दोनों 10 रुपए में ही रह रहे थे, एक ही रूम में रह रहे थे, डिकम्पोज हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसको भी किराए के लिए 10 रुपये चाहिए, इसको भी किराए के लिए 10 रुपये चाहिए, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एनर्जी को रिलीज कर दिया, और ये क्या करेंगे, पहले इनके पास 10 रुपया ही 10 यूनिट एनर्जी था, अब 20 यूनिट एनर्जी चाहिए। तो 10 यूनिट तो पहले इनके पास था ही, 10 यूनिट ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड दिस इज व्हाट एंडोथर्मिक, यानी हीट को क्या करते हैं ये, और ये हमारा एक्सोथर्मिक, ये कूलिंग करते हैं और ये खुद हीट पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये सब हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। कर चुके हैं हम लोग, है ना, कि रिएक्शन जिसमें हीट बाहर चला जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ये हीट बाहर आ गया, और रिएक्शन जिसमें हीट अंदर चला आया, ये जरूरी है हमें, तो एंडोथर्मिक हो गया। तो यहाँ ये भी हो गया। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, या कंपाउंड को भी डिस्प्लेस करे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये हमारा देखिए ए प्लस ये बी सी आपस में बंधे हुए हैं, तो अगेन ये क्या हो गए, ये बना ए बी प्लस सी। अब इसको जरा ऑब्जर्व कर लीजिए, ए ने क्या कर दिया, बी को, सी को डिस्प्लेस किया, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहां इस ए ने सी को डिस्प्लेस किया है, सी को हटाया है और उसकी जगह पर जाकर बैठ गया यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ठीक है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब और नॉन एयर एंडोथर्मिक, समझ चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं। व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड, ये भी समझ चुके हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू डिफरेंट एलिमेंट एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल, ये देखिए ए बी प्लस सी डी, रिएक्शन के साथ क्या बनेगा, ए को सी के साथ मिला लो, ए जो है वो सी के साथ मिल गया मान लो, प्लस बी किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, सो बी और डी, सो डी इज व्हाट, ये ए के साथ सी आ गया और बी के साथ डी आ गया। ठीक है, ये सो दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पर इसमें क्या थे, ये जो दूसरा पार्ट था ना, इसमें एक ही एलिमेंट था, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों पार्ट में दो दो एलिमेंट है, कंपाउंड है बेसिकली, सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डबल होगा। आप देख पा रहे हो कि ए जो है वो किसके साथ जाके मिला, सी के साथ, बी किसके साथ जाके मिला, डी के साथ मिला।
तो ये दोनों तरह का एग्जांपल्स हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिसिपेट रिएक्शन। पेरिसिपेट रिएक्शन इज व्हाट? दो आप लिक्विड को मिलाते हैं तो एक सॉलिड बन जाए और एक लिक्विड, दैट इज कॉल्ड पेरिसिपेट रिएक्शन। वो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, ठीक है। आप पोटेशियम नाइट्रेट और किसको था पेरिसिपेट रिएक्शन, ये वाला देखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन एंड कलर इज चेंज, बेरियम सल्फेट, यस पेरिसिपेट रिएक्शन, ठीक है। यही पेरिसिपेट, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, दोनों एक्वस सोल्यूशन है। बेरियम सल्फेट क्या है हमारा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट, यही पेरिसिपेट है, यानी सॉलिड हो जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। So the last one is reaction also involved in gain or loss oxygen or hydrogen by substance. Oxidation is gain और ऑक्सीजन और लॉस, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में कहा गया है, यहाँ पर हमने शायद बनाया था पूरा डिटेल, ओके, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसी में सारा चीज छुपा हुआ है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का लूज होना क्या होता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, सिर्फ कॉपर हो गया, ये रिड्यूस हो गया। लेकिन जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे कि सर हाइड्रोजन के साथ मिला के हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने लिखा हुआ था कि भाई देखिए, ऐड और रिड्यूस ऑक्सीजन, इसको जो ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करिए या फिर रिड्यूस किसको करिए, हाइड्रोजन को रिड्यूस करिए। ये दोनों ही केस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक। अब फिर से ऐड और रिमूव ले लेते हैं, ऐड एंड रिमूव या रिड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं बोलूंगा ऐड ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, और रिमूव ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। उल्टा हो गया, इस केस में हमने उल्टा ले लिया। ये दोनों ही केस क्या कहलाएंगे, रिडक्शन कहलाएंगे। ये दूसरी बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन को ही आप लोग पकड़िए, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिड्यूस होना रिडक्शन। लेकिन जब सर हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा कर दीजिए कि सर ऑक्सीडेशन अगर हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन के ऐड होने से होता है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होने से होगा, ठीक। और रिडक्शन जो है ऑक्सीजन के रिड्यूस होने से होता है, तो हाइड्रोजन के सर क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करने से होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, this is up to only class 10th. The modern theory is only defined by the electron transfer, oxidation number. So that is something different. Okay, अब एक्सरसाइज बचा हुआ है, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।